और सुपर ईगो जिस बिंदु पर मैच करता है, इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं। इक्विलिब्रियम के लिए हिंदी शब्द क्या होता है एग्जैक्ट? साम्य बिंदु। हाँ, साम्य बिंदु। उस साम्य साम्यावस्था, हाँ वो भी ठीक है, साम्य बिंदु ज्यादा सरल कर देता हूं। इक्विलिब्रियम एक पॉइंट होता है ना दरअसल, इक्विलिब्रियम पॉइंट को आप कह सकते हैं ईगो। ईगो का मतलब मन में इच्छा जोर से, सुपर ईगो ने दबाई, थोड़ी इच्छा हुई, और जिस बिंदु पर समझौता हो गया वो चीज हमारे एक्शन में सामने आ जाती है। और जो हमारा व्यक्तित्व बाहर दिखता है लोगों को, उसको ईगो कहते हैं, ईगो, अहम। बात स्पष्ट हुई? जब आप कुछ कहते हैं तो दरअसल आपके मन में ठीक वही होता है, या मन में गहरे संघर्ष के बाद कुछ निकलता है, गहरे संघर्ष के बाद। और संघर्ष किस किस के बीच में था ये सामने वाले को नहीं पता है, उसको सिर्फ इतना पता है कि आपने कहा क्या, और जो आपने कहा, जो आपने किया, उसको बोलते हैं ईगो। इनका हिंदी नाम क्या है? इड को कुछ लोग बोलते हैं इदम। साहित्य में कहीं कहीं इदम अगर शब्द आए तो देख लीजिएगा। ईगो को बोलते हैं अहम, और सुपर ईगो को कुछ लोग बोलते हैं परम अहम। इच्छा से मत लिखिएगा इन सब बातों को, हिंदी के नामों को, उसमें ईडी को सुपर ईगो लिखिए, पर हिंदी साहित्य में कहीं कहीं शब्द प्रचलित है तो आप ध्यान रखिएगा। तो अब मैं अगर आपसे एक वाक्य में कहूं कि मनुष्य का पाशविक मन इड कहलाता है, मनुष्य का नैतिक मन सुपर ईगो कहलाता है। इन दोनों मनों की क्रिया प्रतिक्रिया, द्वंद्व, संघर्ष के माध्यम से जैसा एक बैलेंस बनता है, जो बाहर दिखता है समाज को, उसको उसका ईगो कहते हैं। मनोवैज्ञानिक लेखक क्या चाह रहा है कि चरित्र का जो ईगो नजर आ रहा है, उस ईगो के अंदर झांक कर देखे कि उसका इड और उसका सुपर ईगो कैसे काम करता है, उसके अंदर कितना संघर्ष चल रहा है, इसको देखे। और इसलिए वो अंतर जगत की यात्रा करता है, बहिर्जगत की यात्रा से उसका मन नहीं मानता है। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? ठीक है। इसके बाद जो नया दौर है हिंदी कहानी के इतिहास का, उसको बोलते हैं नई कहानी। और नई कहानी को मोटे तौर पर आप 1955 से 1960 मान लीजिए, लेकिन हाँ, कई कहानियां 1950 के आसपास से भी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जनरली 1955 के आसपास का समय इसका मानते हैं। अब जैसे अगर नोट्स पढ़ा, उसमें जैनेंद्र के बारे में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लिया, समझ लिया आप लोग, कहानियों के नाम हम लिख देंगे टिप्पणी में, बस इतना खुद करते रहिए, बड़ी कंसेप्ट सारा मैं क्लास में समझा दूंगा। तो नई कहानी के बारे में जो समझने की बात है कि पहली बात तो नई कहानी की परिस्थितियां क्या हैं। आप जैसे ही परिस्थितियां समझ जाएंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ समझ में आता है, ये समझने के बाद कि क्यों हुआ, उसके पीछे की वजह क्या थी। तो परिस्थितियां ये हैं कि एक तो 1947 में भारत हो गया था आजाद, कम से कम कागजों में तो हो ही गया था। और एक कवि थे नागार्जुन ने कविता लिखी, कागज की आजादी मिलती ले लो दो आने में। ये है कागज की आजादी। आजादी के नाम पर आम आदमी को कुछ नहीं मिला, ठन ठन गोपाल ही बना रहा। गोरी चमड़ी के लोग चले गए, काली चमड़ी के लोग आ गए। सत्ता उतनी ही केंद्रित थी। बहुत धीमी गति से परिवर्तन समाज में हो रहे थे, लेकिन उम्मीदें बहुत थी, एक्सपेक्टेशंस का मामला है। ऐसा नहीं कि आजादी के बाद चेंजेस नहीं आए, लेकिन लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई थी, इतने लंबे आंदोलन में हर समस्या के मूल में एक बात मान ली, अंग्रेज भारत छोड़ो। किसान सोचेगी जाएंगे तो जमींदारी खत्म हो जाएगी। हर व्यक्ति को लगता है कि अंग्रेज चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अंग्रेज चले गए, हुआ कुछ नहीं। और तब एक दो साल में लोगों को लगा कि यार बिना बात के भगा दिया, इनके जाने से कुछ खास हुआ तो नहीं। और कुछ ऐसे दुष्ट लोग पावर में आ गए होंगे जिनको देखिए और कुछ मस्ती होगी, इनसे अच्छे तो वही लाट साहब थे। तो एक मोहभंग की स्थिति आजादी के कुछ समय के बाद, 1950 के दशक के बाद, मतलब 50 के दशक में पैदा होने लगी। ये लगने लगा कि ऐसे ही, इसमें कुछ खास बात नहीं है, मजा नहीं आया, क्योंकि जो सपने से पूरे हो नहीं पा रहे थे। जैसे आप आईएएस आईपीएस बनेंगे तो हो सकता है कि 2-3 साल बाद आप मोहभंग से गुजरने लगे, हो सकता है। ये भी हो सकता है सोचिए अरे यार इतना तो नहीं सोचा था, इसमें और ज्यादा मजे आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो ज्यादा संभावना है कि मोहभंग हो सकता है। आपको 2-4 साल में लगने लगे कि आप दरअसल कुछ कर नहीं पा रहे जो आपने सोचा था। हाँ, सिस्टम है, पावर है, सब चीजें हैं, लेकिन जो सोचा था ना वो नहीं कर पा रहे। और तब कौन सी स्थिति आएगी? मोहभंग की स्थिति आ जाएगी। अब ठीक इसी समय एक नया ट्रेंड हमारे देश में शुरू हुआ, शहरीकरण का। जैसे देश आजाद हुआ, दिल्ली का महत्व बढ़ने लगा, हर फील्ड के अच्छे लोग दिल्ली सेटल होना चाहने लगे, और भी नए नए शहर बनने लगे। नेहरू के होते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना ही था, उससे एक ट्रेंड बना कि लोग शहरों की ओर ज्यादा जाएं। लेकिन शहर जो होता है ना, शहर केवल एक भूगोल नहीं होता, शहर एक संस्कृति भी होता है। इसलिए एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हुए, उनका एक वाक्य है, अर्बनाइजेशन इज ए वे ऑफ लाइफ। शहरीकरण एक जीवन शैली है। उसका लेखक का नाम लुइस कुछ है, लुइस के पहले वाला भूल रहा हूँ, वो डेमोग्राफी में एक अच्छा विचारक बना जाता है। बहरहाल शहरीकरण क्या होता है? जैसे गांव का शहर बनेगा, क्या होगा? जब शहर में आते हैं, आप तो दिल्ली में गांव रहते हैं, बेसिकली मुखर्जी नगर पे गांव है, नेहरू विहार भी गांव है। गांव का ग्रामीण शैली है जीवन की। शहर का शहरीपन तब समझ में आएगा जब आपको पहली बार अकेलापन महसूस होना शुरू होगा। विद्यार्थी जीवन में अकेलापन प्रायः नहीं होता है, बल्कि आप अकेलेपन की तलाश में रहते हैं। हर समय 4 पड़ोसी घुस रहते हैं कमरे के अंदर, गप्पें चलती रहती हैं। आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो। दरवाजा बंद कर लिया है, किसी को बोल के बाहर ताला लगवा दिया आपने, बाहर एक कागज चिपका दिया है, एंटर एट योर ऑन रिस्क। सामने 4 हड्डियां बना दी हैं ताकि लोग डरे यहाँ पे कमरे में आने से। बाहर ताला भी लगवा दिया है, खिड़की से चाबी लेके अंदर से बंद करके पर्दा लगा के पढ़ रहे हैं। और बाहर वाले जो आपके दोस्त हैं वो इतने, मतलब क्या है, वो शब्द ठीक नहीं होगा बोलना यहाँ पर। तो उसके बाद भी झांक के नीचे देख रहे हैं कि अंदर पढ़ रहा है, और बोले अच्छा पढ़ रहे हो, खोलो 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 दरवाजा खोलो, सामान लाए हैं, साथ बैठेंगे। और उसके बाद फिर दरवाजा खुलेगा, फिर महफिल जमेगी, और आज की शाम निकल गई उसी समय। और फिर सुबह अफसोस होगा कि कल की शाम फिर निकल गई, क्योंकि परसों कसम खाई थी कल से ऐसा नहीं करना है, आज फिर कसम खाई जाएगी, शाम को फिर महफिल जमेगी। ये सब ड्रामा चलता रहेगा। तो अकेलापन कम से कम नहीं होगा। लेकिन जब आप नौकरी वोकरी करने लगेंगे ना, तो आपको अकेलापन, अजनबीपन, ये सब पन, नएपन आपके जीवन में आ जाएंगे। अकेलापन कैसे होता है, अजनबीपन कैसे होता है, इसका एक उदाहरण मैंने अपने जीवन खुद देखा। मैं अभी जिस घर में रहता हूँ उससे पहले मुखर्जी नगर में ही एक घर था, वहाँ था। तो जैसे यहाँ पर आमतौर पर घर है कि 4 फ्लोर होते हैं, तो उनमें से फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। अब एक बार खबर मिली कि 3rd फ्लोर पे, हमारी बिल्डिंग में, मतलब ग्राउंड पे कोई रहता था, मैं फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड फ्लोर पे किसी की डेथ हो गई है। अब खबर मिली, सब लोग नीचे इकट्ठा हुए, तो हम भी गए देखने के लिए, लेकिन वो ढका हुआ था कपड़े से मुर्दे को। अब मैं वैसे बहुत अनसोशल टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं बहुत सामाजिक हूँ नहीं, मतलब ऐसा सामाजिक नहीं कि हर गली मोहल्ले में घूमूंगा, सबसे समस्याएं सुलझाता रहूँ, उस तरह का नहीं।
मेरा मन करता है कि मैं जब निकलूँ तो मुझे कोई ना मिले, और कोई व्यक्ति गैर जरूरी अगर मिल जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि आमना सामने ना ही हो। मेरी प्रकृति है, मैं ये नहीं कह रहा कि नीयत मेरी ऐसी है कि मैं क्यों किसी से मिलूँ, प्रकृति ऐसी है, स्वभाव ऐसा है। अब मैं परेशान था कि कौन मरा है, समझ नहीं आ रहा। श्रद्धांजलि भी दे दी लेकिन मरा कौन है पता नहीं। अच्छा ये भी अच्छे से नहीं पता था कि कौन लोग रहते हैं उस घर में। तो मैंने अपने घर में बात की, तो मेरे घर में जो बाकी लोग हैं वो भी उनकी स्थिति ऐसी थी। तो हम काफी देर बैठे सोच रहे कौन मरा होगा। फिर हमने मिलकर तय कर लिया, मेरी पत्नी ने, कि वो मरा है। तो सहमति बन गई, चलो वो मरा है, और मैंने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अगली सुबह वो दिख गया हमें, और वही आदमी दिख गया अगली सुबह। अब हम परेशान किया, ये तो मर गया था, तो ये तो नहीं मरा, फिर कौन मरा। फिर गली के 3-4 बूढ़े जो कभी दिखते थे, मैं सबके बारे में सोच लिया, फिर बारी बारी वो दिखते रहे। अंत में पता लगा कि जो मरा है वो 2 साल से नीचे उतरा ही नहीं था, और हमें शिफ्ट किया 1 साल ही हुआ था, तो हमने कभी देखा ही नहीं था। ये होता है शहरों का अकेलापन, नजबीपन। आपको पता ही नहीं कि पड़ोस में कौन रहता है, आपके जानते ही नहीं। गांव में छोटे कस्बे में क्या होता है कि दही के लिए, चीनी के लिए आप अधिकार से खर्च कर सकते हैं, चीनी दो, चीनी दो, हक से। कोई सामने वाला ये कहता चीनी क्यों दो, हक से, भाई चीनी है, हक है हमारा, चीनी दो। आप बड़े शहर में करके देखिए, आप लोग कहेंगे चीनी चाहिए तो दुकान पे चले जाओ, अमेजोन से मंगवा लो, भाई हमसे क्यों ले रहे हो, दुकान हमारे चीनी की। आप बात भी नहीं कर सकते किसी से, इतना अकेलापन। तो इसको बोलते हैं भीड़ में अकेलापन। भीड़ है पूरी शहर में, पर हर भीड़ में हर व्यक्ति अकेला है। जैसे मेट्रो की भीड़ है, सब आपस में सटे हुए हैं, टक्कर मारे एक दूसरे को, ट्रेन तेज चली, सब एक दिशा में हिले, फिर सब उस दिशा में हिले, इधर सब हिले, उधर हिले, टक्कर मारे एक दूसरे को, लेकिन परिचय नहीं। और शहर में किसी भी बस में जब लोग बैठते हैं ना, सबसे पहले सारी विंडो सीट भर जाती है, जो भी अकेला जाएगा विंडो सीट बैठ जाएगा, और मन ही मन प्रार्थना करेगा साथ में कोई ना बैठे। जब भीड़ आएगी लोग बैठेंगे ही। और मान लीजिए गाँव का आदमी आ गया साथ में, पहली बार शहर आया है, अब तो गाँव का है, वो पूरा परिचय मिलेगा आपसे और सारा हालचाल पूछेगा। आप शहर के हो चुके हैं, तो कह रहे कि कहाँ के हो बेटा, आपके मन में क्यों बताऊँ कहाँ के हो, क्योंकि आप शहर के 5 साल रह चुके शहर में, आपको मन नहीं करता। अब उसको समझ नहीं आ रही बात, कैसा कैसे हो सकता है, पूरी कुंडली आपकी निकाल के मानेगा। ये जो गैप आता है शहर में कि 2 लोग बैठे हैं, और सबसे एग्जाम्पल लिफ्ट है इसका। लिफ्ट सबसे मुश्किल जगह लगती है मुझे तो। जैसे मैं जहाँ रहता हूँ लिफ्ट सिस्टम है, मतलब अपने फ्लोर पर जाने लिफ्ट यूज करते हैं लोग। हमारा फ्लोर बहुत ऊंचा नहीं है तो सीढ़ी से चले जाते हैं, कभी लिफ्ट चले जाते हैं। मैं जैसे लिफ्ट के पास जाता हूँ, अगर कोई दूसरा वहाँ खड़ा हो तो मैं सीढ़ी से चला जाता हूँ उसके पास, क्योंकि लिफ्ट इतनी मुश्किल जगह मुझे लगती है। अब लिफ्ट में घुसे, एक व्यक्ति घुस गया, तब ऐसे खड़े सामने, बात नहीं करनी है, ये शहरी लोगों में आम सहमति है कि बात नहीं करनी है। अब लिफ्ट चलती है स्लो, अब 50-60 सेकंड क्या करेंगे, कितना व्हाट्सएप देखेंगे जो पहले देख चुके हैं, कितना देखेंगे, फोन पे कुछ करते जा रहे हैं, वो भी कुछ करते जा रहे हैं, दोनों को पता है कि फोन पहले देख चुके थे, कुछ नए नहीं देख रहे फोन में, या नजर जमीन में गाड़ लेंगे ऐसे। अब सामने देखे तो खराब लगता है, सामने देख रहे हैं तो झगड़ा होने क्या, ऊपर देख नहीं सकते, तो सबकी नजरें जमीन में गड़ जाती हैं, और अंदर अंदर प्रार्थना जल्दी है, फ्लोर में जल्दी है, जल्दी है, जैसे फ्लोर रात की सांस, खुलो दरवाजा खुलो, बाहर निकले किसी तरह से, क्योंकि बात नहीं करनी है, शहर की संस्कृति का हिस्सा है, कोई बात नहीं करनी अजनबी के साथ। जब ऐसे माहौल में लेखक लोग आए तो आप उनकी मनस्थिति समझ सकते हैं। वो बेचारे आए थे छोटे शहरों से, गाँव से, जहाँ रोज शाम को महफिलें जमती थी, पूरा पूरा गाँव हर समस्या में साथ में रहता था। अब शहर में इतना अकेला, इतना यांत्रिक जीवन है। ऊपर से इसी दौर में क्या हुआ, महिलाओं को मिलने लगी शक्ति। ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, महिलाएं शक्तिशाली हो गई। शक्तिशाली तो पहले भी थी, लेकिन अब उनको कानूनी शक्ति मिलने लगी, तो अब वैध शक्ति उनको मिलनी शुरू हुई, वो नौकरी करने लगी। और देखिए, कोई गुलामी इसीलिए करता है कि उसकी आर्थिक स्थितियां खराब है। जिस दिन उसके हाथ में नकद आना शुरू होता है ना, काहे गुलामी उसके बाद, तो जिस दिन पत्नी पति के बराबर कमाने लगे, उसके बाद तो पति कैसी जैसी, और पति से ज्यादा कमाए, उसके बाद तो पति उधर रामू चारना के लिए। तो इससे पति लोग बहुत नाराज थे उस जमाने के, बहुत नाराज, आज तक नाराज है, उस जमाने में थे ही नाराज। मध्य वर्ग का पति चाहता है कि उसकी पत्नी नौकरी करे, पैसा कमाए, लेकिन सारी सैलरी आते ही उसे सुपुर्द कर दे, फिर पूछे नहीं कि कहाँ खर्च करना है। दूसरा, उसकी पत्नी नौकरी करने जाए लेकिन किसी पुरुष से बात भी ना करे, फोन तो नहीं आना चाहिए किसी का। अगर पत्नी ने किसी पुरुष से बात भी कर ली तो जासूस छोड़ता पीछे कि तुम चेक करते रहना कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अजीब पति है भारत का, उसे पति पर भरोसा नहीं है। पत्नी कहती घर बैठ जाऊं, नहीं घर नहीं, पैसे तो चाहिए मुझे, दहेज जो झटके में मिला एफडी वो तो चाहिए मुझे, रिकरिंग डिपॉजिट भी चाहिए, प्रति माह भी दहेज चाहिए साथ में, और प्रति माह दहेज है कि तुम नौकरी करो, पैसा कमा के लाओ, और पूछो मत कहाँ खर्च करना है, मुझे दे दो बस। लेकिन इस प्रक्रिया में अगर तुमने किसी और से बात की तो मेरा सामंती मन झेल नहीं पाएगा। मैं ऑफिस जाके बात करता हूँ लेडीज से, तो फिर कोई दिक्कत जरूरी होता है ना, वो तो तुम मत बात करना, जमाना ठीक नहीं है, मेरे ऑफिस में ठीक है जमाना, तुम्हारे ऑफिस में ठीक है। अब इस माहौल में क्या था ना कि महिलाएं जो पहली बार काम करने के लिए, तो उनको समझ में आया कि हम तो एक सामंती दौर में एक हरम जैसे माहौल में रहे थे, अब खुली हवा में सांस ली, उनको भी समझ में आने लगा उनके अधिकार क्या है। कभी कभी ये भी लगा कि जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं वो ठीक नहीं है, उससे अच्छा व्यक्ति और कोई संसार में है। पुरुषों को आदिकाल से ऐसा लगता रहा है। जिस पृथ्वीराज चौहान की कसम खा के राजस्थान के लोग बड़े होते हैं ना, पृथ्वीराज चौहान, उसने 12 शादियां की थी, 12 शादियां। एक लड़की ने पूजा पाठ किया कि मैं पृथ्वीराज से शादी करना चाहती हूँ। बस पृथ्वीराज इतना सहृदय, दयालु और लोक कल्याणकारी राजा था, इस मामले में किसी सुंदर युवती की पुकार वो नजरअंदाज कर नहीं सकता था। बाकी लोग मरे कटे उनके, लेकिन सुंदर युवती वो चाह रही है पृथ्वीराज को पति बनाना, कैसे मना कर दे बेचारा। और उन्हीं सब चक्करों में जाके मरा फिर फाइनली। उसी में से एक थी जयचंद के घर की लड़की, उसको उठा के लिया संयोगिता को, जयचंद बुरा मान गया। और जबकि जयचंद और पृथ्वीराज मौसेरे भाई थे, रिश्ते में थे। जयचंद ने कहा ये नहीं झेलूंगा भाई, अब तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो गौरी से मिल गया, मैंने जो कहानी में सुनी, मुझे नहीं लगा इतिहास में कोई एग्जैक्टली यही बात है नहीं, पृथ्वीराज रासो और कुछ जो किंवदंतियां हैं। और फिर गौरी ने उसको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद उसको मार दिया। लेकिन पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है कि चंद बड़ाई पहुंचा और चंद ने कहा 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है मत चुके चौहान। और पृथ्वीराज ने तीर मारा, लोहे के 7 तवे काटता हुआ तीर पृथ्वीराज के उसमें मोहम्मद गौरी के पेट में लगा और ऊपर से नीचे धम से आके गिरा। और उसके बाद पृथ्वीराज इसे चंद्रबरदाई ने क्या किया, अपनी कटारें निकाली, एक दूसरे को मारा और दोनों मर गए। मर गया तो लिखा कैसे, मरने के बाद कैसे लिखा,
हालांकि इसका उत्तर है पुस्तक जल्हण हथ दे चली गज्जन रिपकाज। एक बात आता है कि पुस्तक अपने बेटे जल्हण को दी कि बाकी तू लिख दियो, अब मैं जा रहा हूं अपने राजा को बचाने के लिए, और इस तरह से निकल गया। कहानी है। तो महिलाओं को लेकर हिंदी साहित्य में ना बड़ा मुश्किल से लोग समझदार हुए, संवेदनशील हुए। 1950 के आसपास महिलाएं ताकतवर हो गई। महिलाओं के ताकतवर होने से पुरुषों को बहुत बेचैनी होती है, ठीक वैसे ही जैसे दलितों के ताकतवर होने से सवर्णों को बहुत बेचैनी होती है। अच्छा, हम सब चाहते हैं कि अच्छी चीजें हो पर पड़ोस में हो, हमारे घर में ना हो। जैसे अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बना, पूरा भारत में खुशी की लहर दौड़ रही। कितने शोषित लोग थे, दमित लोग थे, उनको शक्ति मिली, अधिकार मिला, कितनी अच्छी बात है। एक अश्वेत का राष्ट्रपति बनना बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ गया। और भारत में उत्तर प्रदेश में दलित महिला मुख्यमंत्री बन गई मायावती। लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या, ये तो ठीक बात नहीं है। नहीं, ऐसे ऐसे जोक्स बना रहे हैं मायावती पे, शर्म नहीं आती है जोक्स बनाते हुए, लेकिन बना रहे हैं। आजकल बच्चे विश्वविद्यालय में जोक चलते हैं जिसमें उनको शूर्पणखा बताया जाता है कि रामायण खत्म हुई तो शूर्पणखा आएगी, प्रभु रावण निपट गया, सब निपट गए, मैं बची हूं, मेरे लिए क्या आदेश है। राम ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारा कलयुग में फिर जन्म होगा, बहुत ताकतवर बनोगी, विवाह तब भी नहीं होगा। और फिर नीचे लिखा हुआ है और सुश्री मायावती का जन्म हुआ। ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। ये सवर्ण विश्वविद्यालय के दिन है। इन सवर्णों को चैन नहीं पड़ता है जब तक उनका मजाक न बना ले, क्योंकि जलन है, झेला नहीं जाता कि कोई दवा कुचला व्यक्ति, वही महिला, दलित भी महिला भी, डेडली कॉम्बिनेशन है। वो बन गई सीएम और हड़काती ऐसे उसके बाद की अंदर कलेजा मतलब खून खोल जाता है। इन ससुरों के बाप दादे हमारे ससुरों बाप दादे के सामने कमान की तरह खड़े होते थे और ई आंख में आंख दिखा के बात करती है, बर्दाश्त नहीं होता है, पर झेलना पड़ता है क्योंकि वो सीएम है। एक झापड़ नहीं कसके नहीं झेलोगे, चीफ मिनिस्टर ध्यान रखना है। मतलब जब थी तब की बात कर रहे हैं। तो महिलाएं हो गई ताकतवर और पुरुषों को हो गई बेचैनी, घर के अंदर चल नहीं रही उनकी। एक और जिंदगी का नायक तलाक क्यों हुआ पता ही नहीं। कह रहे कि बस जो रिश्ता बनना चाहिए था बन नहीं पाया। क्यों नहीं बन पाया? असल में जो उसकी पत्नी थी बीना, बीना दिखती भी उससे सुंदर थी, थोड़ी ताकतवर भी दिखती थी, कमाती भी थी उससे ज्यादा, स्मार्ट भी उससे ज्यादा थी, तो रिश्ता कैसे चले? क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में अंतर नहीं था कि पत्नी को पति की तुलना में कमजोर दिखना चाहिए, कमजोर होना चाहिए। अगर पत्नी ताकतवर है तो पति कैसे झेले? भारत का सामंती पति कैसे झेले? इसी बीच में नेहरू जी ने एक काम और कर दिया। 1955 में हिंदू कोड बिल पास करवा दिया। हिंदू कोड बिल के 4 हिस्से पास हुए, जिसमें से एक का नाम था हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम। अगर आप हिंदू हैं और आपका स्पाउस भी हिंदू है तो आपकी शादी आमतौर पर इसी एक्ट के तहत होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है। अगर कोर्ट मैरिज करेंगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट होगा 1954 का, नहीं तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955। और हिंदू मैरिज एक्ट में पहली बार एक प्रावधान आया तलाक का। 1955 से पहले किसी हिंदू व्यक्ति के लिए तलाक देना संभव नहीं था, असंभव था। 7 जन्मों का बंधन होता है, मैं समझते हैं, और सब लोग इसी कामना में है कि 7वां ही चल रहा हो, भगवान आगे ना बढ़े, बस ये 7वां ही माना जाए। लेकिन 1955 में क्या हुआ, नेहरू जी की कृपा से तलाक की व्यवस्था शुरू हो गई। पुरुष लोग पहले मैनेज कर लेते थे कि एक ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, तुम पड़ी रहो, एक और को लेते हैं, 2 हो गए, 3 हो गए, और शांत कितनी बीवियां, 3 बीवियां, एक राजा था उससे 3 रानियां थी। पर भारत में ऐसा मतलब केवल एक केस अगर छोड़ दूं पांडवों वाला, तो बाकी एक भी केस ऐसा नजर नहीं आता जहां एक पत्नी कहे कि एक रानी से 3 राजा थे, घोषित रूप में। अघोषित तो खैर दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन घोषित रूप में कि मैं जिसको संस्कृति एक्सेप्ट करे, समाज एक्सेप्ट करे, इस रूप में कह रहा हूं। अब तो महिलाओं को भी अधिकार मिल गया। मोदी सरकार ने बाकी जो किया हो सो किया, उसकी बात अलग है, पर ये बहुत सही कर दिया है। अंदर की बात है कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी की हो गई आजकल, उनको लग रहा है कि ये ठीक पार्टी है, हमारे पतियों को ये ठीक कर पाएगी पार्टी, और कर नहीं पाएगी पार्टी, तो वो उसको बड़ा समर्थन करते हैं। हिंदू पति उसके पहले तो हीरो बनता था। अब क्या हो गया कि तलाक लेना सिस्टम तो हो गया, पर तलाक लेना मुश्किल होता है हिंदुओं में, पुरुष के लिए बहुत मुश्किल होता है। महिला के फिर भी प्रावधान है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस के आधार पर शादी के अगले दिन भी तलाक मांग सकती है। पति को तो तलाक मांगने का अधिकार भी 1 साल नहीं होता है। और फिर अगर पति किसी ऐसी वजह से तलाक मांग रहा हो कि कहीं और बातचीत चल रही है उसकी, तो अदालत पूरी व्यवस्था करती है कि इतना लंबा समय खींच लो कि वो व्यवस्था खत्म हो जाए, मिलता ही नहीं तलाक। वो लड़की कहते जाके मेरी पिटाई करते हैं, तलाक खर्च मिल जाता है उसके बाद, वो तलाक से गुजारा भत्ता मिलता है, एलिमनी मिलती है, जो मुसलमानों में नहीं मिल रही है, क्योंकि शाहबानों केस में भी फाइनल नहीं हो पाया था। अब महिलाओं को समझ में आ गया कि अगर गलती से कोई सामंत बांध दिया हमारे साथ तो उसके साथ नहीं रहेंगे। पर बहुत आसान होता है, बहुत टाइम लगता है चीजों को एक्सेप्ट करने में, बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन दुनिया समानांतरी कहानी में आपको जिक्र दिखना शुरू हो जाएगा इस चीज का। टूटना में तलाक नहीं हुआ, लेकिन अलगाव हो गया है। एक और जिंदगी में तलाक भी हो गया है। गुल की बन्नो जैसी कहानियां पढ़ेंगे या कुछ और कहानियां जो उसी ट्रेंड की कहानी है, उनमें आप देखेंगे कि अलगाव है, तलाक किसी की नहीं आती है। गुल की बन्नो की एक दूसरी कहानी है नन हो उसमें। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ कि स्त्रियां अपने हक मांगने लगी, पुरुष और स्त्री के संबंधों में टकराहट होनी शुरू हुई। अच्छा, जब पहले केवल पुरुष बाहर निकलते थे, अब महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं। जब पुरुष और महिलाएं नौकरी के लिए बाहर निकलेंगे तो उनके आसपास होने की संभावना ज्यादा बढ़ेंगी, तो प्रेम और विवाहेतर संबंधों की संभावना होगी नहीं होगी, समाज में होगी। तो विवाहेतर संबंध भी एक नई स्थिति बनी भारतीय समाज में, क्योंकि उसके पहले केवल पुरुष निकल रहे थे। पुरुष बेचारे विवाहेतर संबंध कैसे करेंगे? ये जरूरी है ना कि दोनों वर्ग के लोग निकलें तब ऐसा होगा। जैसे टिंडर ऐप आने के बाद से और उससे पहले के इतिहास के युग में प्रेम की संभावनाओं में अंतर बनेगा, बहुत सारा अंतर आ जाएगा। आप अकेले हैं, टिंडर लिए घूम रहे हैं हाथ में, और आसपास जहां जा रहे हैं 15-20 ऑप्शन आते जा रहे हैं। खटा एक चेहरा पसंद है, आपने इधर क्लिक मारा, सामने वाले उधर मार दिया, बात कैंसिल हो गई। थोड़ा देर दोनों ने क्लिक कर दिया, बस बात शुरू हो गई। इतना आसान कभी नहीं रहा। पुराने जमाने में कबूतर भेजना पड़ता था, कबूतर जा पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे, और कबूतर का भरोसा नहीं किसको दे के आ जाए, कबूतर है, क्या पता किसको दे के आएगा। अब तो टिंडर है। अंतर समझ रहे? कम्युनिकेशन ने क्या अंतर कर दिया। अब ये बताइए, मुझे ना कई बच्चे अलग से मिलकर बताते हैं कि सर ऐसा था वैसा हो गया, किसी के साथ कसम खा के दिल लिया था, उधर से कहीं और कसम खा ली इस बीच में, तो बड़ा दुखी रहते हैं बच्चे, क्योंकि आप लोग दुखी होने वाली है ना। आप ये बताइए कि टिंडर के जमाने में गारंटी है स्थायित्व की? एक ही गारंटी कि आप इतने अच्छे हो और दूसरा इतना अच्छा हो कि भरोसा बना रहे, वरना टिंडर के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करें। आजकल तो ये ट्रेंड है। और जैसे जैसे तकनीक बदलती है ना, लोगों का टेम्परामेंट चेंज होता है। मैं दिल्ली के बच्चों को देखता हूँ जो हमारे मोहल्ले में रहते हैं, वो छोटे बच्चे जो मुझसे बहुत कंफर्टेबल है, वो अपनी सारी कहानियां सुनाते हैं आके, उनको मतलब लगता है कि इसको सुना सकते हैं, ये अच्छे वाले अंकल हैं,
तो मैं उनको भरोसा करूँ, तुम्हारे बाप को तो नहीं बताऊंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे माँ बाप को बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बता दिया करो। और बाप मुझे ऐसे बोलते कि आप सुन के ना देख लिया करो, ठीक है कि नहीं। तो एक लड़की मिली जो अभी कॉलेज जाना शुरू किया उसने, तो जैसी बात सीधे पूछता बेटा अफेयर किससे चल रहा बताओ ना, तो बच्चे बता देते हैं, अच्छे से बता देते हैं। तो अच्छे से पूरी पूरी कहानी सुना देते हैं, अच्छे से बात करते करते अंदाजा ले लेता हूँ कि ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, ज्यादा आगे तो निकल गए, तो वो सब बातें आइडिया हो जाता है। तो उसका मस्त ने कहा कि जब बात आगे बढ़े तो उसका मस्त ने बताया कि उसका 5वां अफेयर चल रहा है। 4 हो गए तो स्कूल में ही, 5वां कॉलेज में हुआ। तो मैंने कहा फिर कैसे मैनेज हुआ है सब, जैसे एक खत्म होता है दूसरा शुरू होता है, तो उसके बीच में गैप कितना होता है? बोले 1 महीना करीब, 1 महीना जस्टेशन पीरियड है, कूलिंग ऑफ पीरियड जिसको कह सकते हैं आप। और तो मैंने कहा जैसे इमोशनल पेन भी तो होता होगा, बोले थोड़ा सा होता है, लेकिन अब हम हैबिचुअल हो गए हैं। तो मैंने कहा ये हैबिचुअल तुम हो गई हो, तुम्हारी पूरी पीढ़ी हो गई है। बोले सर मैं सारे फ्रेंड्स ऐसे ही हैं, सबका कंपटीशन रहता है, तुम्हारा चौथा, मेरा तीसरा, मेरा 7वां। तो मैंने कहा तुम्हारे पेरेंट्स को पता लग गया? तो बोले नहीं पता लगेगा ना, क्यों पता लगेगा? तो बोली मेरी एक फ्रेंड है, उसका जब भी अफेयर होता है वो फेसबुक पे लिख देती है और फोटो भी डाल देती है। तो मैंने जब ब्रेकअप हुआ उसके बाद पूरी फ्रेंड नेवर डाल देती है, पहले लिखती है ब्रेकअप हो गया है, ब्रोकन अप, और उसके 1 महीने बाद माई न्यू बडी, माई न्यू ये, माई न्यू वो शुरू हो जाता है। और पहले के जमाने में क्या था कि जब प्यार जुड़ा पहले चिट्ठियां वापस ली जाती थी, कि जो चिट्ठियां मैंने तुम्हें लिखी थी वापस कर दो, कहीं तुम मेरे पति को दिखा दो बाद में, और तुमने जो फूल भेजे थे वापस करो, तुमने जो पत्तों पे लिख के भेजा वापस करो। ये सब ड्रामा चलता था कि बाद में पता ना लग जाए। आजकल की पीढ़ी बिंदास है, कह रही कि मेरे 5 अफेयर है, जिससे मेरी शादी होगी उसके भी तो 5-7 रहे होंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। ये क्या होता है कि जब जमाना बदलता है तो कल्चर बदलती है, लोग फिर उस तरह से समझने लगते हैं चीजों को, जैसे पश्चिम में ऐसा होता ही है, अब भारत में भी ऐसा होने लगा है। और ये 1960 के आसपास जो ट्रांजिशन हुआ, उस ट्रांजिशन के बाद का सुपर ट्रांजिशन आजकल चल रहा है। उतना बड़ा ट्रांजिशन उसके बाद कभी नहीं हुआ जितना पिछले 7-8 साल में सोशल मीडिया आने के बाद से हुआ है। अब इस सारे माहौल में जो स्थितियां बनी, और शहरीकरण में कौन सा वर्ग? मुख्य रूप से मध्य वर्ग। इन परिस्थितियों में कहानी एक नए तेवर में आई। हाँ, मुस्लिम महिलाओं को तलाक की इच्छा तो होती होगी उनकी भी, लेकिन अधिकार नहीं था। और मुसलमानों में तलाक के जो सिस्टम है उसमें एक होता है मुबारक, एक है खुला।